अपने द्वारा क्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। क्रिया के प्रकार हमने दो लिखे थे, कर्म के आधार पर और प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर जो क्रिया के भेद थे उनमें हमने पहली क्रिया पढ़ी थी संयुक्त क्रिया। इसके बाद हमारी आती है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या है? नाम धातु क्रिया वो है जैसे किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जो क्रिया दी गई है उसके अंत में यदि प्रत्यय लगा दिया जाता है तो प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। इसको हमें समझ में आना चाहिए कि जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रयुक्त होती है, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह है, प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब इसमें हमको समझने की बात केवल यही है कि जो क्रिया संज्ञा शब्द दिए गए हैं, सर्वनाम शब्द दिए गए हैं या विशेषण शब्द दिए गए हैं, इन तीनों प्रकार के शब्दों में धातु की तरह उनके अंत में यदि प्रत्यय लगा दिया जाए तो प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनेगी वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको पहले संज्ञा के बारे में बताता हूँ। संज्ञा शब्द से जो नाम धातु क्रिया बन रही है, संज्ञा शब्द से नाम धातु क्रिया बनाना, ये हमको ध्यान में आना चाहिए कि सबसे पहले हम संज्ञा शब्द से और जो धातु बना रहे हैं वो है, तो सबसे पहले आता है हमारा लाज। लाज का मतलब होता है शर्म। अब जब इसके अंदर हम अंत में प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा लजाना। तो यानी संज्ञा शब्द के अंदर हमने ना प्रत्यय लगाया तो उसके बाद में बन गया लजाना, लज्जा आ जाना। यहाँ था शर्म, लज्जा आना, शर्म आ जाना। तो इस प्रकार से ये इसकी संज्ञा के शब्दों के द्वारा और हमने जो तैयार की है वो नाम धातु है। इसके बाद में एक उदाहरण और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे खरीद। इसमें भी हमने लगा दिया अपना ना प्रत्यय, तो ये बन जाता है हमारा खरीदना। तो संज्ञा शब्दों में हमने धातु की तरह जो प्रत्यय को उपयोग किया गया है उसके द्वारा जो क्रिया बनेगी वो कहलाती है हमारी नाम धातु क्रिया। जो कि प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर क्रिया के भेद हैं, उनमें दूसरे नंबर की जो क्रिया है वो है हमारी नाम धातु क्रिया। तो ये पहला विषय हमारे समझ में आना चाहिए। तो ये हमको ध्यान में आ गया। ये तो हमारे बन गए संज्ञा शब्दों से। अब संज्ञा शब्द के बाद में हमारा दूसरा नंबर आता है सर्वनाम का। तो जब हम सर्वनाम को उपयोग में लेंगे तो सर्वनाम के लिए अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं और इसके स्थान पर हम काम लेंगे सर्वनाम। सर्वनाम शब्द से। तो जैसे सर्वनाम शब्द में हमारा शब्द आता है अपना। अपना मानी स्वयं का, खुद का। अब इसमें हमने प्रत्यय लगाया ना, अपनाना, अर्थात इसको स्वीकार करना। तो ये हमारी नाम धातु क्रिया तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से एक हम विशेषण लेते हैं। विशेषण शब्द से विशेषण शब्द से जो हम बनाने वाले हैं नाम धातु क्रिया, उसमें जैसे आता है मोटा, तो इसका हो जाएगा मोटापा। ये हमको ध्यान में आना चाहिए कि मोटा शब्द में हमने पा प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया मोटापा। तो इसके आधार पर ये जो नाम धातु क्रिया है
इनमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जो दिए जाते हैं उनके अंत में प्रत्यय की तरह धातु के अंदर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जब लग जाएंगे तो नाम धातु क्रिया बनेगी। तो उसके पढ़ने के उदाहरण लिखें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनके आधार पर ये हमारी नाम धातु क्रिया तैयार होती है। तो इस प्रकार से ये हमारी दो प्रकार की क्रियाओं का और हमने अध्ययन किया। अब तीसरी आती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। ये हमको ध्यान में आना चाहिए, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है, ये हमें ध्यान आवे, यथा नाम तथा गुण। प्रेरणा यानी किसी भी चीज़ से हमको शिक्षा लेना और शिक्षा लेकर के केवल बैठे नहीं रहना, उसके अकॉर्डिंग उसके अनुरूप अपना कार्य करना, वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य को न करे, स्वयं कार्य न करके और दूसरे के माध्यम से उस कार्य को अपनी प्रेरणा से करवाए, तो जो दूसरे व्यक्ति से हम कार्य करवाएंगे वो हमारी क्रिया जो बनेगी वो कहलाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, कि हमने अपनी प्रेरणा से इस कार्य को करवाया। जैसे मैंने विष्णु से पुस्तक पढ़वाई, तो पुस्तक पढ़ाना अलग होता है, मैंने पुस्तक पढ़ाई यानी मैं स्वयं काम करने वाला हूँ करता, लेकिन मैंने अपनी प्रेरणा से उसे तैयार किया, उससे कहा कि आप पढ़िए, अर्थात मैंने विष्णु से पुस्तक पढ़वाई, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो एक बार इसकी परिभाषा के बारे में भी हम देख लेते हैं कि जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा से किसी अन्य व्यक्ति से कार्य को करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। वो है प्रेरणार्थक, यानी कर्ता स्वयं इसमें काम नहीं करेगा, अपनी प्रेरणा से और दूसरे व्यक्ति को तैयार करना और उससे कार्य को जो करवाएंगे वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके लिए भी एक उसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, इसको हम देख लें। तो सबसे पहले हमारी आती है क्रिया और दूसरे नंबर पर आती है प्रेरणार्थक और तीसरे नंबर पर आती है प्रयोग। जैसे पढ़ना, प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगी? पढ़वाना। राम ने श्याम से पुस्तक पढ़वाई। तीनों बात आ गई इसमें। क्रिया हमारी पढ़ना थी, प्रेरणार्थक क्रिया के माध्यम से बनी पढ़वाना। वाक्य में प्रयोग हुआ राम ने श्याम से पुस्तक पढ़वाई। इसी प्रकार से लिखना, प्रेरणार्थक बनेगी लिखवाना। कवि ने अपने शिष्य से कविता लिखवाई। अब हमको ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर क्या होता है। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर होती है प्रेरणा। जो हमने प्रेरणा दी है उस प्रेरणा के अकॉर्डिंग उसका कार्य होना चाहिए। पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, सुनना हो सकता है, सुनवाना, उसने उसके माध्यम से अपनी बात को सुनवाई। तो इस प्रकार से हम एक उदाहरण लेकर के और हम प्रेरणार्थक क्रिया को समझ सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली जो क्रिया आती है प्रयोग और रचना के आधार पर, वो आती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया।
चौथे नंबर की जो इसमें क्रिया आएगी वो हमारी कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। समझने की बात ये होती है कि हमें पहले कोई भी शब्द लिखा हुआ है, कोई भी बात लिखी हुई है, उसको समझें। पूर्व मानी पहले, काल मानी समय में एक प्रत्यय लग गया। पूर्व काल धन एक प्रत्यय लग करके हमारी बनी पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो हमने कार्य किया है, वाक्य में जो क्रिया दी गई है वो एक नहीं है बल्कि दो क्रिया है। संयुक्त क्रिया में भी एक से अधिक होती हैं और पूर्वकालिक में भी एक से अधिक होती है, लेकिन यहाँ दूसरी क्रिया तब काम आएगी जब पहली क्रिया अपना कार्य पूर्ण कर चुकी होगी। पहली क्रिया का जब कार्य समाप्त हो जाएगा तब हम दूसरी क्रिया को काम में लेंगे। तब जाकर के हमको ध्यान आएगा कि हाँ ये पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहले समय में जो कार्य हो गया उसके बाद दूसरा समय हुआ तो उसमें जो पहले जो क्रिया काम में ली गई है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, आपको ध्यान में आ जाएगा और आपको ठीक लगे तो लिख लेना। जब वाक्य में दो क्रियाएं कार्य में ली गई हैं, इसमें एक क्रिया का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही दूसरी क्रिया पूर्ण होती है। तो पहले जो क्रिया संपन्न हुई है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब हम पूर्वकालिक क्रिया तैयार करेंगे तो उसमें के, कर, करके इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग रहेगा। अब हमें ये बात स्पष्ट करनी होगी कि जो हमारे सामने वाक्य दिया गया है पूर्वकालिक क्रिया का, उसकी पहचान करने के लिए हमारे पास होगा के, कर, करके वह पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाएगा। तो पढ़ना क्रिया हो गई, पुस्तक पढ़कर पहले एक काम करेगा, वो पुस्तक पढ़ेगा, जब पुस्तक पढ़ लेगा तो विद्यालय जाएगा। वह पानी पीकर प्रातः विधि से निवृत्त होता है। पानी पीकर, पीना पहले काम कर लिया उसने, पानी पिया है, उसके बाद वो दूसरा काम करेगा। तो पीकर, पीकर आ गया, कर आ गया इसके अंदर। वह दूध पी के सोता है, तो पी के इसमें शब्द आ गया कि पी के, तो पीना जो है वो के लेकर आया है, इसका मतलब इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार वह खेल कर भोजन करता है, खेल करके भोजन करता है, यह करके आ गया। तो इस बात को समझने के लिए हमको ध्यान करना होगा कि के, कर और करके ये एक तरह का हमारा फार्मूला है पूर्वकालिक क्रिया को समझने का। तो उसको समझने के लिए हमको इस बात का ध्यान करना होगा कि पूर्वकालिक क्रिया के अंदर पहले वाली क्रिया जब संपन्न हो जाएगी तब दूसरी क्रिया का उपयोग प्रयोग किया जाएगा। इसमें उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूं, जैसे वह
खेल कर घर जाएगा। पहले एक काम करेगा, वो खेलेगा। ये थोड़ी है खेलते खेलते घर पहुंच गया, खेलेगा उसके बाद घर जाएगा। वह नाश्ता करके पढ़ेगा। ये ध्यान आना चाहिए कि नाश्ता करने के बाद वो दूसरी क्रिया करेगा, इतना उसकी उस क्रिया का कोई महत्व नहीं होगा। तो पहले जो क्रिया काम में ली गई है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। तो इसलिए जैसा उसका हमने नाम दिया है पूर्वकालिक क्रिया, वैसे ही उसका कार्य है। तो आज हमने जो पढ़ी है वो हमने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ ली। इसके बाद में जो अगली क्रिया आती है वो आएगी हमारी आज्ञार्थक क्रिया, जिसको हम कल पढ़ेंगे।